नमस्कार, मैं अजय कुमार। 5 मिनट की बातचीत में अगर आप 50 बार अपने सीनियर को सर जी कह रहे हैं, तो इसका मतलब है कि आप काम नहीं कर रहे, बल्कि किसी की गुलामी कर रहे हैं। यह शब्द एक सरकारी अधिकारी के हैं, एक ऐसे सरकारी अधिकारी के जिसकी ड्यूटी चुनावी रैली में लगी हुई है। अपना नाम न बताए जाने की सहमति लेकर सरकारी अधिकारी ने मुझसे बातचीत करनी शुरू की। सरकारी अधिकारी ने कहा कि यह बात सही है कि चुनावी रैलियां होनी चाहिए, नेता को जनता से संवाद करना ही चाहिए, लेकिन जब कोई बड़ा नेता आता है तो पूरे जिले का सरकारी अमला यहां जुट जाता है। अभी चाय की दुकान पर बैठा एक बूढ़ा आदमी कह रहा था कि पूरा फोर्स ही आ गया है क्या भाई। उसकी आवाज़ मेरे कानों तक पहुंची और मैं मन ही मन मुस्कुराया और शर्मिंदा भी हो गया। इस रैली के लिए हमें सब कुछ छोड़कर पिछले 5 दिनों से तैयारी करनी पड़ी है। ऐसे काम करते हुए हमारे तामझाम को देखकर लोगों को भव्यता का एहसास होता होगा, लेकिन मेरे जैसे कई अधिकारियों को निरर्थकता का एहसास होता है। अधिकारी ने कहा, मैं ये नहीं कह रहा हूं कि चुनावी रैलियां नहीं होनी चाहिए, लेकिन इन रैलियों के सहारे आपको यह बताना जरूर चाह रहा हूं कि जिसे हम लोकतंत्र कहते हैं, उस तंत्र के चुनाव में आम जनता महज भीड़ है। वह जनप्रतिनिधि या उम्मीदवार के तौर पर खड़ी नहीं हो सकती है। ऐसे में चुनावी रैलियों और चुनावों का कोई मायने नहीं रह जाता है। मैं थोड़ा निराशावादी लग रहा होऊंगा, लेकिन हकीकत तो यही है। सरकारी अधिकारी से बातचीत करने के बाद मेरी दिलचस्पी इस बात में हुई कि किसी से पूछने की कोशिश जरूर की जाएगी कि पूरे रैली में खर्च कितना हुआ होगा। अच्छी बात यह रही कि मुझसे एक ऐसा शख्स मिल गया। यह रैली में साउंड बॉक्स लगाने के नाम से आया था। इस शख्स ने कहा कि मैं कानपुर से आया हूँ, आज दिन के चंद घंटों के लिए साउंड बॉक्स 3 लाख रुपए भाड़े पर आया है। उसके बाद उसी व्यक्ति ने कहा कि भूल जाइए कि यहाँ के तामझाम का खर्च 5 लाख होगा। उसने बताया कि उसका अनुमान है कि कम से कम खर्चा 20 से 30 लाख के बीच हो सकता है। अभी हेलीपैड बनवाने में ही तकरीबन 8 से 10 लाख का खर्चा हुआ है। उसके बाद टेंट, सामियाना, मंच से लेकर खाना पीना और तामझाम जोड़ दिया जाए तो यह खर्चा 20 लाख से ऊपर चला जाएगा। उसकी बात सुनकर मैं मन ही मन सोचने लगा कि मेरे जैसा नौकरी पेशा व्यक्ति अगर अपने महीने के मेहनताना का 1 भी रुपए खर्च ना करे तो पूरे 5 साल काम करने के बाद वह 20 लाख रुपए जमा करेगा। और अगर इतनी बचत करना चाहे तो शायद उम्र निकल जाए और इतने रुपए को केवल चंद घंटे के लिए हवा में उड़ा दिया गया। आप सोच रहे होंगे कि मैं अपने लेख में जनता की परेशानियों की बजाय इसे क्यों बता रहा हूँ, तो इसका जवाब वरिष्ठ राजनीतिक विशेषज्ञ अभय कुमार दुबे के शब्दों में कहूं तो यह है कि आज के चुनाव इतने खर्चीले हो चुके हैं कि इन चुनावों में सड़कों पर हो रहे आंदोलन और मजबूती से लोगों के हक हकूक के लिए लड़ने वाले लोगों के लिए जनप्रतिनिधि बनने का कोई अवसर ही नहीं है। इस बात का जिक्र करने के बाद मैं आप सभी पाठकों को साल 2020 के बिहार विधानसभा चुनाव के लिए वाल्मीकि नगर विधानसभा क्षेत्र के दौनहा गांव में 28 अक्टूबर को हुई राहुल गांधी की चुनावी रैली से जुड़ी हुई कुछ बातों को पेश कर रहा हूं। यह सिर्फ एक उदाहरण है। आप राहुल गांधी की जगह मुख्यमंत्री नीतीश कुमार या प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की रैली भी रख सकते हैं, समझ सकते हैं, जांच परख कर सकते हैं। रैली की शुरुआत एक दिन पहले से चलते हैं। रैली के आयोजन के लिए 2-3 दिन पहले से ही गाड़ियों का तांता लग रहा था। रैली के एक दिन पहले की शाम को बड़ी बड़ी महंगी गाड़ियों की संख्या और अधिक बढ़ गई थी। कांग्रेस के कार्यकर्ता के नाम पर अधिकतर धन्ना सेठ थे। इसी में एक धन्ना सेठ उर्फ नेता की बड़ी सी गाड़ी मिट्टी में फंस गई। ड्राइवर को छोड़कर भावी चुनावी नेता नेताजी के चमचे सहित बाहर निकलकर दूर चले गए। दैनिक मजदूरी पर काम करने वाले कुछ गरीब और स्कूल से मरहूम कुछ गरीब बच्चों ने गाड़ी को धक्का देने लगे। दूर से देखने पर ऐसा लगा जैसे मार्क्स दुनिया के मजदूर एक हो वाला नारा एक बड़ी आलीशान गाड़ी के पीछे दम तोड़ता हुआ दिख रहा है। पास जाकर जब लोगों से बात की तो पता चला कि वे इस उम्मीद में धक्का दे रहे हैं कि अगर गाड़ी बाहर निकल जाएगी तो नेताजी उन सभी को कम से कम 100-200 रुपए देकर जाएंगे। ड्राइवर से पूछा तो ड्राइवर ने कहा कि अब नेता होकर गाड़ी को धक्का देंगे तो कैसा लगेगा, उनकी छवि खराब हो जाएगी, इसलिए दूर से चले गए। यहाँ से देखने की शुरुआत हुई तमाम रैलियों की तरह एक ऐसे चुनावी रैली की जिसका मकसद ही होता है कि नेता जनता तक अपनी बात पहुंचा सके, जनता से थोड़ा जुड़ सके। इसके बाद रात आई। चूंकि जहां पर रैली होनी थी उससे 2-3 किलोमीटर दूर पर ही मेरा गांव है, तो रात में गांव वालों की बात सुनी।
गांव में बात चल रही थी अगर मोदी जी की रैली होती तो यहाँ पर नहीं हो रही होती। मोदी जी की रैली जहाँ पर होनी है वहाँ के 10 बीघा खेत के गन्ने को हटाया जा रहा है। गांव वालों के शब्दों में कहूँ तो ऐसी कि मोदिया की रैली की खातिर 10 बीघा जमीन ऊँख के काटल जात बा। हमनी गांव से 3 ट्रैक्टर जाई हुआ राम लखन कहत बाणे कि आदमी के 100 रुपया दियल जाई, जबकि काल के राहुल गांधी के रैली खातिर हमनी गांव में कोनो रेट फिक्स नहीं है, लेकिन बगहा जहां पर रैली होनी है वहां से तकरीबन 25 किलोमीटर दूर रेट फिक्स था। 50 रुपए पर लोग आवत बा। ऐसे बातचीत राहुल गांधी के रैली के इंतजार में रात खत्म हुई। अगले दिन तकरीबन 1 बजे राहुल गांधी का आगमन तय था। पूरा सरकारी आला कमान, फोर्स, नाकेबंदी का जमावड़ा सुबह से ही हो रहा था। मंच पर सुबह 10 बजे से ही कांग्रेस के स्थानीय कार्यकर्ताओं का भाषण जारी था। तभी अचानक 11 बजे आसमान में एक हेलीकॉप्टर अपनी धड़धड़ाहट के साथ जमीन पर उतरने का इशारा देने लगा। आसपास के गांव वालों को लगा कि उनके साथ धोखा हो गया है। हेलीकॉप्टर की आवाज़, ऊंचाई हेलीपैड की जगह से जितनी दूर पहुंच सकती थी उतनी दूर तक के लोगों को लगा कि उनके साथ धोखा हो गया है। राहुल गांधी समय से पहले ही आ गए हैं। राहुल गांधी दिखे या ना दिखे, हेलीकॉप्टर तो पहले आ गया। हम तो हेलीकॉप्टर देख नहीं पाएंगे। लोग जहां थे वहीं से भागना शुरू किए। कोई पैदल भाग रहा था, कोई साइकिल से भाग रहा था, बच्चे नंगे पांव दौड़ रहे थे, औरतें और लड़कियां अपने दुपट्टे को लेकर शरीर में समेटे हुए भाग रही थीं। इन सब में से अधिकतर की दिलचस्पी नेता में नहीं थी, अधिकतर की दिलचस्पी हेलीकॉप्टर में थी। अधिकतर लोगों को हेलीकॉप्टर देखना था, बड़ी नज़दीक से हेलीकॉप्टर देखना था। राहुल गांधी के आने से पहले सुरक्षा का मुआयना लेने आए हेलीकॉप्टर ने ऐसा तहलका मचा दिया था। लोगों और बच्चों ने बड़ी नज़दीक से देखकर अपनी आंखें तृप्त की। हेलीकॉप्टर को बड़े ध्यान से देखते हुए एक झुंड के पीछे मैं खड़ा था। एक औरत ने बड़ी हल्की सी आवाज़ में कहा कि चल इ नरक बराबर ज़िंदगी में एगो हेलीकॉप्टर तो देख लिया नहीं, यानी इस नरक के बराबर ज़िंदगी में एक हेलीकॉप्टर तो देख लिया। इसके बाद मुआयना करने का हेलीकॉप्टर कुछ देर में उड़कर निकल गया। लोग यह भी कहने लगे कि राहुल गांधी ने चालाकी किया है, पहले हेलीकॉप्टर भेज दिया ताकि लोग आकर बैठ जाएं, तब वह आए। ऐसे ही तो लोग बड़का नेता बनते हैं। राहुल गांधी एक दिन प्रधानमंत्री जरूर बनेगा। इसके बाद मंच की ओर चला। मंच पर तकरीबन 35 से 40 साल का एक नौजवान भीड़ में जोश भरा भाषण दे रहा था। जोश भरते उसने कहा कि मुझे यहाँ का विधायक का टिकट मिलने वाला था, लेकिन मैंने यह टिकट बड़े भैया राजेश सिंह को दे दिया। इसके बाद अपने भीतर के गुस्से को लेकर उखड़ी हुई आवाज़ में ललकारते हुए बोलने लगा कि मैं आपके हर एक सुख दुख में खड़ा हुआ हूँ। मैंने ही ज़मीन का मुआवजा दिलवाया है, मैंने ही सरकार की लाठियाँ खाई हैं, आगे भी आपके साथ खड़ा रहूँगा। मुझे भी यहाँ से विधायक की तरह समझिए, आगे मौका मिलेगा तो मुझे चुनिएगा। यह बात कहते ही मंच के दूसरे लोगों ने उसे माइक से हटने को कहा, माइक छोड़ने को कहा। वह माइक छोड़कर नीचे आया। उससे मैंने किनारे में बात की। उसका कहना था कि स्वच्छ राजनीति के लिए जरूरी है कि टिकट की खरीद बिक्री ना हो। मैं कुछ कहूँगा नहीं, लेकिन आप समझिए बिना पैसा तो कुछ भी मुमकिन नहीं है। मैंने कहा अगर ऐसा है तो आपको मुखिया का चुनाव लड़ना चाहिए, अपना बेस बनवाइए, निर्दलीय चुनाव लड़िए। उसने कहा कि मुखिया का चुनाव भी कोई चुनाव होता है, हम बड़के नेता हैं, लड़ेंगे तो विधायकी का चुनाव ही लड़ेंगे। छोटा मोटा चुनाव हम जैसों को शोभा नहीं देता। लड़ेंगे तो भाजपा, कांग्रेस, आरजेडी, जेडीयू की तरफ से ही लड़ेंगे। निर्दलीय भी नेता कोई नेता होता है। और मेरी तरफ इशारा करते हुए कहा कि आप लोग भी थोड़ा माइक वाइक, कैमरा वैमरा लेकर चला कीजिए, इस ज़माने में कोई लिखा हुआ भी पढ़ता है। उससे मिली सीख लेकर मैं आगे बढ़ा। मैंने सोचा कि थोड़ा पीछे चला जाए, देखा जाए कि कितनी गाड़ियां आई हैं। रैली में तकरीबन 500 मीटर दूरी पर ऐसी जगह पर जहां पर मीडिया का लाव लश्कर नहीं जाता है, वहां आलिशान गाड़ियों का तांता लगा हुआ था। तकरीबन 2-3 किलोमीटर की नज़दीक के गांव में ट्रैक्टर खड़े थे जिन पर पैसे के बलबूते लोग लद कर आए थे। यह सब देखकर जब लौट रहा था तो देखा कि बिजली का पोल गिरा दिया गया है। पूछा तो पता चला कि हेलीपैड बनाने की वजह से बिजली का पोल गिरा दिया गया है। तब मुझे पता चला कि आखिर कल रात भर लाइट क्यों नहीं आई थी। आसपास के लोग कहने लगे कि अब कम से कम हफ्ते भर बाद ही लाइट आएगी। अच्छी बात रही कि 2 दिन बाद ही लाइट आ गई। एक नेता के आगमन के लिए कई गांव को अंधेरा में डाल दिया गया। रैली के नज़दीक पहुंचा। रास्ते के किनारे एक पेड़ के नीचे 4-5 औरतें खड़ी थी।
वह आपस में बात कर रही थी। उनमें से एक ने कहा कि लॉकडाउन में मोदी जी हमनी के जिया दिहल हैं, इतना राशन कबऊ ना मिल रहल है जितना ए बार मिलल बा। मोदी जी की वजह से इस लॉकडाउन में हम सब जिंदा रह पाए हैं। जितना राशन अब की बार मिला है उतना कभी नहीं मिला। यह बात सुनते ही वहीं बैठी एक दूसरी बूढ़ी औरत ने कहा कि हमरा के कई साल से इंदिरा आवास ना मिलल, हमार लड़का छोटी से बड़ हो गई हैं, लेकिन हमरा इंदिरा आवास ना मिलल। यानी कई साल से आवेदन के बाद भी मुझे अब तक इंदिरा आवास नहीं मिला है। मेरे लड़के बच्चे से जवान हो गए लेकिन अभी तक इंदिरा आवास नहीं मिला है। किसी तरह का सवाल पूछने पर न जाने क्यों लोग कुछ बताने से इनकार कर रहे थे। लोगों की यह लापरवाही देखने पर लोगों के एक झुंड में यह बात कही कि अगर आप लोग हम जैसों से बात नहीं करेंगे, बात करने में इतनी कोताही करेंगे, तो आपकी बात आप ही लोगों के बीच चर्चा का हिस्सा कैसे बनेगी। केवल 1-2 वोट दे देने से आपकी जिम्मेदारी खत्म नहीं हो जाती है। मेरी बात सुनकर भी लोग चुप के चुप रहे, हंसते रहे और मुझे टालते रहे। तुम उन्हें छोड़कर जब मैं आगे निकला तो उन्हीं में से एक रामाशंकर सिंह ने मुझे पीछे से पुकारते हुए रोक लिया और बताने लगा कि गांव के लोग हैं इसलिए थोड़ा डर रहे हैं, क्योंकि उन्हीं के बीच एक व्यक्ति ऐसा भी मौजूद था जो उनका मुखिया था। उन्हें बगहा से लेकर आया गया है। डर है कि कुछ लोग बोलेंगे तो पैसा नहीं मिलेगा। मैं आपको बताता हूँ, बिहार की सबसे बड़ी परेशानी यहाँ की घूसखोरी है। सरकारी अधिकारियों की चमड़ी के भीतर का रंग घूस खाकर लाल रंग से काला पड़ गया है। अधिकारी चला जाता है, अपने बदले किसी चमचे को रखता है। चमचा जब तक पैसा नहीं लेता तब तक दस्तखत नहीं करता है। इस घुसखोरी पर कोई नहीं बोलेगा। मैं दावे के साथ कह सकता हूं कि राहुल गांधी आए या तेजस्वी आए या मोदी आए, कोई भी इस घुसखोरी पर नहीं बोलने वाला। यह बात खत्म हुई थी कि आसमान में हेलीकॉप्टर की आवाज़ धड़धड़ा के आने लगी। लोग भागकर मंच के करीब जाने लगे, लेकिन जितनी भीड़ मंच के करीब थी उससे तकरीबन 2 गुनी भीड़ हेलीपैड के चारों तरफ लगाए गए बाड़ों के किनारे थी। मैं भी भागकर हेलीपैड के किनारे गया। राहुल गांधी आए और उन्हें बोलना शुरू किया। चीनी मिल की हालत पर बोले, गन्ने की कीमत पर बोले, चंपारण के महात्मा गांधी पर बोले और इसके बाद पश्चिम चंपारण जिले में स्थित वाल्मीकि नगर विधानसभा क्षेत्र की बात छोड़कर देश के मुद्दों की तरफ बढ़ निकले। ऐसे मुद्दे जिनका बिहार और वाल्मीकि नगर विधानसभा से जुड़े लोगों से कम सरोकार था, उनका भाषण चल रहा था। इस दौरान मैंने भीड़ में बैठे लोगों को देखना शुरू किया। राहुल गांधी की बात के बीच से ही लोग वापस भी लौट रहे थे, तो उनमें से एक व्यक्ति महाबली प्रसाद से बात हुई। महाबली प्रसाद कहते हैं कि रस नहीं है, मजा नहीं आ रहा है। ऐसा लग रहा है कि जैसे शादी केवल शादी है, परिवार अपने में व्यस्त हैं, बाराती सब बेकार हैं, उससे कोई मतलब नहीं। तब तक बगल सिंह से शिवपाल सिंह चौहान गुजर रहे थे। बात सुनकर बोले कि अब कोई मोदी थोड़ा ना हो जाएगा, अब की बार मन बना लिया है, वोट देंगे पंजाब पर, लेकिन केंद्र में मोदी जी हमारे नेता हैं, सरकार बदलनी चाहिए। बहुत लंबा शासन कर लिया सबने। इस बीच मनोहर लाल बातचीत देखकर बोले, देखिए जो नेता यानी राजेश सिंह का प्रचार प्रसार करने आए हैं, यह नेता लड़ाने भिड़ाने वाला नेता है। सीट किसी दूसरे को जानी चाहिए थी, यहाँ कुछ भी नहीं कहा जा सकता है। बाकी राहुल गांधी सोबर किस्म के नेता हैं। सोबर मतलब जानते हैं ना, सुकुवार नेता हैं। देखिए कब प्रधानमंत्री बनते हैं, बनता भी है कि नहीं बनता है। यहाँ से बातचीत खत्म हुई तब अचानक देखा कि एक जगह पर बूढ़े लोग जमीन पर बैठे हुए हैं और बहुत सारे लोग आगे कुर्सी पर बैठे हुए हैं। मैंने लोगों का मन पढ़ने के लिए बोल दिया कि जब मंच के व्यवस्थापक यह नहीं कह सकते हैं कि बूढ़े लोग कुर्सी पर आकर बैठ जाएं और जवान खड़े हो जाएं, तो आप सब को क्यों लगता है कि यह लोग आपके बारे में सोचते भी हैं। मेरी बात सुनते ही एक बूढ़े आदमी ने कहा कि 4 युग बीत गया बाबू, कमजोर को कोई नहीं पूछता है, यह तो कलयुग है, इसमें कौन हमको पूछेगा। तब मैंने पूछा, तब आप क्यों हैं? बूढ़े आदमी ने दूसरे लोग के साथ, तबको सब पता है कि हम सब यहाँ कहाँ आए हैं, फिर भी हम सब बता दे रहे हैं, हम सब राहुल गांधी को देखने आए हैं। राहुल गांधी का भाषण खत्म हुआ, लोग जिधर से लौट रहे थे, मैं उसके विपरीत वाली दिशा से गुजरते हुए लोगों से पूछने लगा कि भाषण कैसा रहा। सबकी प्रतिक्रिया मिली जुली रही। एक शख्स ने कहा कि बड़ा टंच भाषण था, बिल्कुल जोरदार, राहुल गांधी सॉलिड और कंक्रीट बात करता है। दूसरे शख्स ने कहा कि नेता के सब हमको क्या समझता है, सारे तामझाम में 2 चीज़ वाल्मीकि नगर के बारे में, बाकी लोकतंत्र की हत्या और महात्मा गांधी पर पता नहीं क्या क्या। बच्चा सब भी गणित की परीक्षा के लिए गणित की तैयारी करता है,
अंग्रेजी की परीक्षा के लिए अंग्रेजी की तैयारी करता है, हिंदी के लिए हिंदी की तैयारी करता है, लेकिन नेता सब जो बात टीवी स्टूडियो में बोलता है वही लखनऊ में भी बोलता है, वही इलाहाबाद में भी बोलता है, वही पटना भी बोलता है और वही वाल्मीकि नगर में भी आकर बोलता है। नेताओं की ब्रीड बड़ी आलसी होती जा रही है, जनता को गधा समझता है सब। तीसरी एक औरत का जवाब था, राहुल गांधी ठीक है लेकिन शराबबंदी की वजह से मेरा मर्द पहले के बनिस्बत कम दारू पी रहा है। हम तो नीतीश को पसंद करते हैं। इस तरह से सभा खत्म हो चली थी। मैं लौट रहा था। 2 गांव के बीच के रास्ते में एक कोचिंग सेंटर में कुछ लड़के मास्टर साहब का इंतजार कर रहे थे। कोचिंग सेंटर जिस इमारत में चल रहा था वह मेरे परिचित की था। मैं पूरे अधिकार के साथ घुसा। मैंने बच्चों से पूछा कि आप लोग किस क्लास में पढ़ते हैं। बच्चों ने जवाब दिया कि हम सब 9वीं और 10वीं में पढ़ते हैं। मैंने पूछा आज कौन आया था। उनमें से एक ने जवाब दिया राहुल गांधी। मैंने पूछा राहुल गांधी कौन है। उनमें से एक ने कहा कि नेता है। मैंने पूछा कि किस पार्टी का नेता है। इसका जवाब किसी ने नहीं दिया। मैंने पूछा कांग्रेस का नाम तो सुना है, तो उन्होंने कहा सुना तो है। तो मैंने पूछा कांग्रेस क्या है। इसका भी जवाब किसी ने नहीं दिया। मैंने पूछा नरेंद्र मोदी कौन है। जवाब आया कि भारत के प्रधानमंत्री। मैंने पूछा कि क्या वह राहुल गांधी की तरह नेता नहीं है। उन्होंने कहा कि नहीं, वो नेता नहीं है, देश के प्रधानमंत्री हैं। अंत में मैं यह सोचते हुए बाहर निकल गया कि जब हमारी शिक्षा पद्धति इतने कमज़ोर किस्म के नागरिक बना रही है तो सारा दोस्त नेताओं और चुनावी रैलियों में खर्च होने वाले पैसों पर क्यों थोपा जाए। खैर, वाल्मीकि नगर विधानसभा क्षेत्र में दूसरे चरण में 3 नवंबर को वोट डाले जाएंगे। शुक्रिया।